नमस्कार, आइडियाज़ एंड इंसाइट्स विद गोविंदा में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और बंगाल का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक तृणमूल शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगी हुई है कि इस बार तख्ता पलट कर देना है। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे बीच अतिथि के तौर पे वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी हैं। बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया है और फिलहाल आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में अभी कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं और किस तरह का सीन आपको बनता दिख रहा है वहाँ? बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वहाँ मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज़्यादा उछाल रही है। और दिलचस्प यह है कि ममता बनर्जी भी न चाहते हुए भी घुसपैठ के ही मुद्दे को तूल दे रही हैं। इसकी वजह यह है कि जो चुनाव आयोग ने स्पेशल रिवीजन जो शुरू किया था मतदाता सूची का, जिसको हम लोग संक्षेप में और आम प्रचलित भाषा में SIR के नाम से जानते हैं, स्पेशल जो रिवीजन हुआ, इस रिवीजन में पश्चिम बंगाल के करीब 91 लाख मतदाता आउट हो गए हैं, मतलब उनका नाम कट गया है। उसमें से भी 63 लाख पहले ही चरण में जब चुनाव आयोग ने यह अभियान शुरू किया था तो 63 लाख मतदाताओं की तो पहले ही वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि या तो वो घर छोड़ के जा चुके थे या बरसों से वहाँ उनका पता नहीं था, बस नाम था। और बाकी जो करीब 28 लाख वोटर हैं, बाद में वो जांच पड़ताल में उनके नाम भी भारतीय मतदाता सूची में शामिल करने योग्य नहीं पाए गए। तो कुल मिलाकर के जो करीब 7 करोड़ पौने 8 करोड़ का आसपास जो मतदाता होते थे, उन मतदाताओं में से करीब 91 लाख का नाम कटना, इससे ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी पर इससे लेकर के बड़ा सवाल है और इसको ममता बनर्जी बार बार उछाल रही हैं। और इसलिए उछाल रही हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो नाम कटे हैं उनमें से ज़्यादातर नाम वे थे जो या तो पश्चिम बंगाल की बजाय बांग्लादेश आए हैं या कहीं अन्य जगह से आकर के वहाँ बसे हैं और अवैध तरीके से बसे हैं। तो इन अवैध निवासियों, अप्रवासियों, घुसपैठियों, जो भी कह लीजिए, इन अवैध घुसपैठियों की, घुसपैठ तो वैसे ही हमेशा अवैध होती है, तो इन घुसपैठियों की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो आधार वोट बैंक है उसमें कमी आने की आशंका बढ़ गई है। और इसी आशंका से ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई हैं और वो बार बार किस्म किस्म के तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि जानबूझ करके उसने चुनाव आयोग के साथ मिल करके उसके मतदाताओं का नाम काटा ताकि ममता बनर्जी को हराया जा सके। तो जो आपने सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही घुसपैठ है। SIR के ज़रिए नाम जो काटे गए हैं वो है सबसे बड़ा मसला। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुशासन का भी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी जाती है चुनाव लड़ने की स्थिति में, खासतौर पर जब वो ताकतवर होती है, तो वो सबसे बड़ी बात जो करती है, और ये अटल आडवाणी जोशी के ज़माने से सुशासन को मुद्दा बनाती है। तो आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के एक व्यस्त इलाके में, जो वहाँ का मशहूर मेडिकल कॉलेज है, RG कर मेडिकल कॉलेज, उसकी एक मतलब रेजिडेंट डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में ही रेप हुआ, उसका ब्रूटल मर्डर हुआ, बर्बर ढंग से उसकी हत्या की गई। तो इसे लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार पर आक्रामक है, घेरने का प्रयास। हाँ, बिल्कुल घेरने की कोशिश कर रही है। तो घुसपैठ और सुशासन और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दों को पूरी तरह से उछाला जा रहा है। मतलब बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उछाला, मतलब घेरने का प्रयास वो कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी पर जब निजी रूप से आप आरोप लगाएंगे ना भ्रष्टाचार का, तो वो थोड़ा चस्पा होना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही परिवारवाद की बात करते हैं, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने शादी विवाह नहीं किया है, तो वैसे तो घोषित तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक तरह से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी
मतलब उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। और आप जानते हैं कि कोल घोटाला या शिक्षा घोटाला या शिक्षक भर्ती घोटाला, इस तरह के कई सारे घोटाले पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं। और दिलचस्प ये है कि इन घोटालों में विपक्ष से ज़्यादा न्यायालयों की या पीड़ित लोगों की भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हें मुद्दा बना रही है। तो और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जो 1977 से लेकर के और 2011 तक 34 सालों तक लालगढ़ के रूप में, मतलब वामपंथी शासन के लिए जाना जाता रहा, जिसमें सब ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे, बड़े स्टालवर्ट थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। उस वामपंथ के गढ़ में उन्होंने सेंध 2011 में लगाई। और एक बात और ध्यान में रखने की है, लोग आज इसको भूल चुके हैं। असल में क्या है कि हमारी जो सार्वजनिक स्मृति है भारतीय लोगों की, उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि वो इस बहुत सारी बातों को जल्दी भुला देते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों ने ये भुला दिया है। 2011 में ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो उस समय भी तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सहयोग किया था। उस दौर में 98-99 में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल से 4 सांसद चुने गए थे। उसमें से तपन सिकदर तो मंत्री भी रहे केंद्र में। तो 2011 में भी रहा, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी ने अपनी अलग राह बना ली और भाजपा से दूरियां बढ़ती गई। तो आज स्थिति ये है कि शुरू के दौर में जब ममता बनर्जी भाजपा से अलग हुई थी तो उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया था। वो कांग्रेस से ही निकली हैं। और आप जानते हैं कि जब जयप्रकाश नारायण, जिनको दूसरी आज़ादी का नायक भारत में माना जाता है, आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था उसके खिलाफ, हालांकि उसके पहले ही आंदोलन 1974 में शुरू हो गया था। बिहार, जहां से आप आते हैं, बिहार का छात्र आंदोलन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। तो उस आंदोलन के नायक, दूसरी आज़ादी के नायक जयप्रकाश नारायण ने जब कलकत्ता की यात्रा की थी, विरोध ममता जी ने किया। तो ममता बनर्जी ने विरोध ही नहीं किया था, उनकी कार के बोनट पर खड़े होकर के नाचा था। नाचना मतलब एक तरह से उसको ह्यूमिलिएट करना उनको था। और उसके बाद ही उनका नाम चर्चा में आया। वो अचानक से लाइमलाइट में आई। और बाद में तो ये स्थिति हुई कि वो गांधी नेहरू परिवार, जो इस देश का अब तक का सबसे ज़्यादा शासन करने वाला परिवार रहा है, जिसके आज प्रतिनिधि के रूप में हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, वाड्रा को जानते हैं। तो ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी की बड़ी क्लोज हो गई थी। और सबसे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें राजीव गांधी ने ही युवा और खेल मामलों का मंत्री बना करके शामिल किया था। लेकिन उन्होंने जब वामपंथ के खिलाफ एक एग्रेसिव लड़ाई लड़ने की ठानी, और उसमें पश्चिम बंगाल में एक ज़माने में ऐसा हर राज्य में होता रहा है कि हर राज्य में कांग्रेस का, चूँकि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, सबसे ज़्यादा वक्त तक सबसे ज़्यादा राज्यों में शासन करने का अवसर उसको मिला है। तो उस दौरान हर राज्य में कांग्रेस के बड़े बड़े स्टालवर्ट लोग, जिनमें हो सकता है कि कई सारे लोगों का ज़मीनी मतलब जुड़ाव न रहा हो, ज़मीनी आधार न रहा हो, तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी लोग थे। प्रणब मुखर्जी थे और सिद्धार्थ शंकर राय थे, या बहुत सारे ऐसे नाम थे, अब्दुल गनी खान चौधरी थे। तो उन लोगों की बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। और ममता बनर्जी जो अपने संघर्ष के दम पर उभरी थी, केंद्रीय मंत्री रहते हुए वामपंथी राज्य सरकार की लाठियों का शिकार हुई थी, तो उन्होंने बाद में तृणमूल कांग्रेस नाम से अपना अलग दल बनाया। और जब अलग दल बनाया तो जाहिर है कि सर्वाइवल का उनके पास एक संकट था उनके सामने। तब कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जितने दिनों तक वामपंथ का शासन रहा है, तब दूसरे नंबर की पार्टी या प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही होती थी। और उसी कांग्रेस से वो निकली हैं। लेकिन ममता के निकलने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति ठीक थी। आप जानते हैं 2011 के चुनाव में शायद कांग्रेस ने 35-36 सीटें जीती थी, 40 सीटें वामपंथी दलों ने जीती थी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने जो अपनी अलग राह चुनी और वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लिया, उसके
चलते उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कहा, तब आप जानते हैं एक सिंगूर आंदोलन हुआ था, वो उसके खिलाफ, हाँ, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। जो टाटा की फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगने थी, जो टाटा की बड़ी महत्वाकांक्षी नैनो कार योजना थी, जिसको बाद में ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री उन दिनों थे गुजरात के, उन्होंने वहाँ ज़मीन दी और नैनो फैक्ट्री गुजरात चली गई। तो बहुत सारे मुद्दे रहे, लेकिन बाद के दिनों में बंगाल की शेरनी कही जाती है ममता बनर्जी। उनके लड़ाका स्वभाव और शुरुआती शासन तो उनका, चूँकि वामपंथ का एक मोनोटोनी थी, कुछ हद तक अत्याचार था, बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि संस्थागत ढंग से निचले स्तर तक वामपंथी कैडर का शासन में सीधे हस्तक्षेप होता था। तो इससे वामपंथी शासन से जनता पश्चिम बंगाल की परेशान रहती थी। तो उसने ये किया कि ममता बनर्जी को अपने सिर आँखों पर बैठा लिया, और जैसे ही ममता बनर्जी सिर आँखों पर बैठने लगती हैं तो वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से किनारा करती हैं, और 2016 से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रभावी उपस्थिति, आप देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद 2016 में भी दिखाई, लेकिन 2021 के चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंकेगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोटों से 213 सीटें जीता। 288 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, उसमें से 213 सीटें जीत करके नंबर 1 बनी। 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, और ताज्जुब होगा आपको कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बाद में 2023 में एक सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक के निधन से खाली हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये है आज स्थिति कि पश्चिम बंगाल में वामपंथ अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के जद्दोजहद में है। कांग्रेस जिससे निकल करके तृणमूल कांग्रेस बना करके ममता बनर्जी अब शासक बनी है पिछले 15 सालों से, वह कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति जताने की लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। क्या लगता है, क्या मतलब परिस्थितियां हो सकती हैं? चुनाव बंग जो मानुस है, बंगाल के जो मानुस हैं, वो क्या मतलब उनके वोट का ट्रेंड क्या रहा है? एक लंबी पत्रकारिता कैरियर में आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे। पश्चिम बंगाल के साथ एक बात कही जाती है, भारत में अंग्रेज भी जो आए ना, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने वहीं अपनी कोठियाँ बनाई। थोड़ा बहुत उन्होंने वैसे किया था चेन्नई, मतलब जिसको मद्रास कहते थे उस ज़माने में, और बॉम्बे में भी, लेकिन सबसे बड़ा गढ़ उन्होंने कलकत्ता में बनाया। और श्री रामपुर वहाँ बगल में एक जगह है, वहीं उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगा करके और काम शुरू किया था। क्लाइव ने पश्चिम बंगाल पर ही सबसे पहला शासन भी कब्जा किया। आपको पता है, सिराजुद्दौला को हरा करके मिर्जाफर की गद्दारी से, ये बड़ा ऐतिहासिक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसके साथ एक चीज़ ये आई कि पश्चिमी दुनिया का एक झरोखा भी अंग्रेज बन करके आए। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा, यूरोप से संपर्क, ये पश्चिम बंगाल में अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फिर बंगाली कम्युनिटी एक जो है ना, वो घूमने वाली कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा देशाटन में भरोसा करती है। तीर्थ यात्रा कम, लेकिन देशाटन वो ज़्यादा करती है। तो इसका असर ये हुआ कि बंगाल के बारे में बंगाल की सोच बड़ी प्रोग्रेसिव बनी। और आप देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन में चाहे कांग्रेस का गरम दल हो और चाहे नरम दल हो, उसके दोनों प्रमुख दलों में वहाँ के बड़े नेता रहे हैं। भाई गरम दल में आप देखेंगे तो अरविंद घोष, जिसके आश्रम में बैठ के हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लाल बाल पाल, तो बिपिन चंद्र पाल भी वहीं के थे। लाला लाजपत राय जो है गरम दल के, वो पंजाब के थे। हाँ, अब बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, तो वो थे। लेकिन आप उसमें देखेंगे, नरम दल में भी देखेंगे तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हालांकि वो भी एग्रेसिव थे, रासबिहारी बोस तो क्रांतिकारी थे। नेताजी से सुभाष चंद्र बोस से लेकर के एक लंबी फहरिस्त आपको मिलती है जो पश्चिम बंगाल में। और एक चीज़ और देखेंगे
कि जो आंदोलन होता है, चाहे भारत का पहला स्वाधीनता आंदोलन जिसे 1857 का आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि वैसे तो पूरे देश में दिखता है, लेकिन उसका जो घना प्रभाव जिसको बोलते हैं, गहरा प्रभाव, इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, वो पश्चिम बंगाल, इवन यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी दिखता है। और जो 1757 का सन्यासी विद्रोह है, जिसके बैकग्राउंड में अभी हाल ही में वंदे मातरम की 150 साल मनाया गया, तो वो वंदे मातरम की रचना भी जो उस बैकग्राउंड में होती है, वो बैकग्राउंड क्या है? आनंद मठ किसके बैकग्राउंड में लिखी हुई रचना है? वो 1757 के सन्यासी विद्रोह का है। और सन्यासी विद्रोह भी कहाँ हुआ था? छपरा से लेकर के, बलिया छपरा से लेकर के बंगाल तक। और साथ किसने दिया था? जब मतलब वहाँ के किसानों ने दिया था। तो मुझे लगता है कि बंगाल की जो भूमि रही है वो उर्वरा रही है, राजनीतिक रूप से सचेत रही है। और बंगाल के बारे में एक बात कही जाती है कि जो पूरा देश कल सोचेगा, बंगाल आज ही सोचता है। मतलब बंगाल आज जो सोचता है, देश बाद में सोचता है। अच्छा उमेश जी, जब हम बात करेंगे वहाँ के बारे में, बंगाल के बारे में, इंडस्ट्री, बंगाली कम्युनिटी ऐसी रही है, जैसे आपने भी बोला कि देशाटन में विश्वास रखती है। इसके अलावा जो चूंकि अंग्रेज पहले वहाँ पहुँचे, तो माइग्रेशन भी बंगालियों का पूरे देश भर में, वहाँ दुनिया भर में भी हायर प्लेसेस पे बंगालीज हैं। लेकिन एक जो 30 साल का 35 साल का जो वो तबका था, जो बहुत पढ़ा लिखा था, क्वालिफाइड था, वो तो बंगाल से माइग्रेट कर गया। अभी क्या स्थिति है? क्या उस तरह का बौद्धिक वर्ग जो है, मतलब वोटिंग पैटर्न जब बनता है तो उसमें अलग अलग क्लासेस होते हैं। तृणमूल से कुछ लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी से भी प्रभावित हो सकते हैं। रियल में किस तरह का सिनेरियो आप समझ पा रहे हैं? देखिए, मैंने जितना महसूस किया है और बंगाल की जितनी यात्राएं की हैं, तो मैंने ये महसूस किया है कि बंगला समाज अपने बुद्धिजीवियों की बड़ी इज्जत करता है। और आप देखेंगे कि जब 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी भी इसीलिए सफल हो पाई थी कि बंगाल का बुद्धिजीवी उनके पक्ष में खड़ा हो गया था। महाश्वेता देवी और नंदना सेन और शंखो घोष, जो वहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो सब उनके फेवर में उतर आए थे, सड़कों पर उतर आए थे, कलकत्ता की सड़कों पर। तो बंगाल में आज भी जानते हैं कि पूरे देश में किताबें कम उस हिसाब से नहीं बिकती। अपने हिंदी की स्थिति देख लीजिए, इतना बड़ा बेल्ट है लेकिन कुछ हज़ार किताबें भी नहीं बिक पाती। बंगाल में पूजा के दौरान जो वहाँ का महत्वपूर्ण मतलब त्यौहार है, शारदीय नवरात्र का दशहरा, उस पूजा के दौरान क्या होता है कि किताबें गिफ्ट की जाती हैं, पत्रिकाओं के विशेषांक निकलते हैं और वहाँ लोग लाइन में लग के किताबें खरीदते हैं। तो ऐसे समाज में अभी भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बुद्धिजीवियों की जमात को उतरना चाहिए था, अभी ऐसा नहीं दिखा। जैसे कभी वो पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद के समर्थन में थे, या कभी ममता बनर्जी के समर्थन में थे, या कभी वामपंथी सरकारों के समर्थन में थे। और जबकि पूरा इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे तो अभी भी उसी का असर है कि उस पर वामपंथ का बहुत बड़ा कब्जा है, इकोसिस्टम, खासतौर पर बौद्धिक इकोसिस्टम। तो लेकिन जनता इस बार जो जिस तरह से प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और ममता बनर्जी के तमाम लड़ाकापन के बावजूद, लड़ाकू स्थितियों के बावजूद उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ कम हो रही है, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि बैटल ग्राउंड साबित होने जा रहा है ममता बनर्जी के लिए, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी गलती ना करे। अंतिम सवाल उमेश जी, वामपंथ कहाँ रहा? बंगाल से उसका अस्तित्व मिट गया, क्या है अभी राजनीतिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति वामपंथियों की? नहीं, बंगाल में देखिए, बौद्धिक तौर पर वामपंथ तो पूरी दुनिया में है, बंगाल ही नहीं है। आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे जो घोर उपभोक्तावादी और मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ भी है। ब्लैक लाइफ मैटर्स जो आंदोलन चलता है, उसके पीछे भी वहाँ वामपंथी बुद्धिजीवी थे। या अभी भी जो नो वार का आंदोलन चल रहा है अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ, उसके पीछे भी वामपंथी बुद्धिजीवी हैं। तो कहना ये कि वामपंथ का ख़त्म हो गया, वामपंथ का जो जनाधार है वो ख़त्म हो गया, वामपंथी बुद्धिजीवियों का आधार अभी भी बना हुआ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वामपंथ को बुद्धिजीवियों का साथ मिलने के बावजूद
क्योंकि उसके एक बड़ा तबका, उसका बड़ा तबका 2011 में ममता बनर्जी के साथ आ गया था, उसका फ़ायदा उसको मिला। अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस तरह से वामपंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धिजीवियों का जो पश्चिम बंगाल का बौद्धिक समाज है उस तरह से खड़ा हुआ नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी बड़ी समर्थक आधार जुटाती हुई दिख रही है, जीत जाती है 4 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें, तो ये ज़रूर माना जाएगा या एक नया सिद्धांत गढ़ा जाएगा कि बिना वामपंथी बौद्धिकों के पश्चिम बंगाल में पहली बार कोई सरकार बनेगी। क्योंकि आप वामपंथ के उभार से देखेंगे, नक्सलवाद के उभार से देखेंगे तो बौद्धिक को उसका साथ मिला, 2011 में ममता बनर्जी को उसका साथ मिला, लेकिन 2026 में 15 सालों बाद अभी भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य कंटेंडर बन के उभरी है, बल्कि वो सत्ता की दावेदार मानी जा रही है, उसके साथ उस तरह से बंगाल का बौद्धिक तबका खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यह पश्चिम बंगाल की पिछले कई चुनावों के बाद एक अलग तरह की राजनीति होगी, अलग तरह का इतिहास होगा, जहां बौद्धिकों का खुला समर्थन न मिलने के बावजूद लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखेंगे। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी आज जीत ही जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा इतिहास लड़ने का इतिहास रहा है। आप याद कीजिए 2021 के विधानसभा चुनाव में वो पैर तुड़ा बैठी थी, और उस पैर तुड़ाने के बाद वो जो बैसाखियों पर चलने लगी, व्हील चेयर पर जो चलने लगी, उसने उनके फेवर में एक लहर पैदा की थी। तो अभी तेल देखना है, तेल की धार देखना है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से घुसपैठ के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, सुशासन को लेकर के, महिलाओं को 3,000 रुपये महीने का एक भत्ता देने का ऐलान करके बंगाल का पुराना गौरव, क्योंकि आप ये बात हम लोग करना भूल गए, पश्चिम बंगाल आज़ादी के बाद भारत का सर्वाधिक उद्योग केंद्रित राज्य था, और आज जीरो हो गया। हाँ, आज जीरो हो गया है, और सबसे ज़्यादा उसमें गिरावट आई वामपंथी शासन के दौरान। ममता बनर्जी से उम्मीद थी, लेकिन ये भी बहुत नहीं ले कुछ भी उन्होंने मोटिवेशन, कुछ ऐसा उद्योगपति के लिए मोटिवेशन। और हम जिस इलाके से आते हैं, वैसे तो आप देखेंगे कि कलकत्ता, राजस्थान से लेकर के, और वैसे तो पूरे देश के लोग पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय या यूपी बिहार के जो लोग हैं, खासतौर पर लेमैन, उनका सपनों का शहर कलकत्ता रहा है। क्यों? क्योंकि उस कलकत्ते में उनको रोज़गार मिलता था, बेहतरीन शिक्षा मिलती थी, जीने का सलीका मिलता था, जीने का जरिया मिलता था। वामपंथी शासन में छिजना शुरू हुआ, ममता से उम्मीदें आई, वो उम्मीदें भी ख़त्म हुई। भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदों को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि बंगाल में करीब 25-30 लाख प्रवासी मतदाता हैं, सीधे प्रवासी, मतलब उनका मूल बिहार उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में भी कुछ लोग हैं। तो ये जो करीब 50 लाख के आसपास जो आबादी है इनके परिवारों के साथ, ये इन राज्यों में आप देखेंगे जहाँ से ये लोग आते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अरसे से शासन चला रही है या शासन में है। मुझे लगता है कि इसका भी असर इस बार के चुनाव में दिखेगा, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों में तो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर ही रही है। पकड़ छूटने न पाए, इसके लिए अपने जो इन राज्यों के मूल इलाकों के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको ड्यूटी लगा दी, मैदान में उतार रखा है। और ममता बनर्जी भी, क्योंकि बंगाल का भद्र समाज, जो बंगाल भले ही पूरे देश से अलग सोचता रहा है, आगे की बात सोचता रहा है, उसकी भी एक कमी रही है। भद्र लोग अपने अलावा किसी और को उच्च स्तर पर देखना पसंद नहीं करता, भले बोले ना। एक ख़ास तरह का डिस्क्रिमिनेशन फील तो कराता ही था इन प्रवासियों के साथ। ऐसे माहौल में भी ममता बनर्जी इन प्रवासियों के लिए, जैसे हिंदी अकेडमी की घोषणा हो, चाहे इस तरह के कार्यक्रम करना, हिंदी वोटरों के बीच में जाना हो, हिंदी भाषी वोटरों के, कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी
पता चल गया। एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ। जब चूँकि दोनों लोग हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, बड़ा बाजार वगैरह देखने का या कलकत्ता घूमने का बहुत बार मौका मिला है। आपको क्या लगता है उमेश जी, कुछ ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ नेताओं के नाम जो नॉर्थ इंडियंस हैं, मतलब बंगाल के अलावा बंगाल की इतर नॉन बंगालीज हैं और कलकत्ता में या बंगाल में राजनीति में प्रभावित है। आसनसोल में कोई नेता है? आसनसोल के विधायक थे शायद। नहीं, देखिए अभी तो विवेक गुप्ता जो तृणमूल कांग्रेस के इस बार विधायक नहीं, उनको टिकट काट दिया है। जो सनमार्ग के अखबार के मालिक हैं, तो वो हैं। मनोज तिवारी जो क्रिकेटर हैं, पिछली सरकार में मंत्री, शायद अभी भी मंत्री हैं, तो वो मूलतः वो भी तो प्रतापगढ़ की फैमिली है। और भारतीय जनता पार्टी में तो अर्जुन सिंह और मुझे वहाँ के बड़े नेता रहे, सांसद भी चुने गए। पवन सिंह जो भोजपुरी गायक हैं, भले आसनसोल से पिछली बार लोकसभा का टिकट मिला, उन्होंने नहीं लिया। पवन सिंह की जो इमेज है इन प्रवासी मतदाताओं में बहुत बड़ी है। तो ऐसा है कि कीर्ति झा आजाद वहीं के आसनसोल? नहीं, कीर्ति झा तो राज्यसभा में है, राज्यसभा में चुन के आए हैं वहाँ से, आसनसोल से ही नहीं, आसनसोल से तो शत्रुघ्न सिन्हा चुन के आया है। कीर्ति आज़ाद भी राज्यसभा नहीं, लोकसभा में ही चुने गए हैं। वो लोकसभा सीट का मैं नाम भूल रहा हूँ जहाँ से चुने गए हैं। कीर्ति आज़ाद भी चुन के आए हैं, लेकिन ये लोग बंगाल के राजनेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। बिहारियों के नेता हैं या पूर्वांचलियों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में ये अगर वहाँ जीते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं जीते हैं कि ये बिहार मूल के हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं तो स्टारडम भी हो सकता है। स्टारडम तो है ही। तृणमूल कांग्रेस के ये नेता हैं, ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट है। तो लेकिन ये एक चीज़ देखना कि जैसे आप देखेंगे ना कि कभी राम मनोहर त्रिपाठी पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश से जा कर के उभरे थे, मंत्री भी रहे और एक बार तो ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनेंगे। इस तरह की स्थिति कम से कम अभी मुझे पश्चिम बंगाल में किसी ऐसे नॉन रेजिडेंट बंगाली की नहीं दिख रही है। लेकिन ये है कि वो एक आधार ज़रूर बना रहे हैं और इस आधार में ही आगे जा कर के कोई ना कोई नेतृत्व जरूर उभरेगा। और यह नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता है, तृणमूल में भी हो सकता है। उमेश जी, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।